नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 1 देख रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए, 70 क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत का संवैधानिक विकास, और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन राष्ट्रपति के भी रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने वो है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास है ना, उसको मैं अलग से जो है संडे को शाम को आपकी जो क्लास आएगी उसमें अपन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, डिकी बर्ड प्लान के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। बिल्कुल सही बात है कि डिक्की बर्ड, नाम याद रख लेना, कौन से प्लान के तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा है। पहले अपने सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1919 और 35 थे। तो डिक्की बर्ड प्लान के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक, आगे चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भारत मंत्री के अलावा वायस राय का पद भी समाप्त कर दिया गया। वायस राय का पद समाप्त कर दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर अधिनियम द्वारा रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। यह बात बिल्कुल गलत है और असत्य बताना था अपने को। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में किसी में भी शामिल हो सकती है रियासत, लेकिन अगर वो चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं, अस्तित्व भी रख सकते हैं। तो ये बात कही थी। ठीक है, मतलब जो भी रियासतें थी वो भारत में मिलना चाहे, पाकिस्तान में मिलना चाहिए या स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहे, सबके लिए वो फ्री थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये लास्ट वाली लाइन गलत हो गई और असत्य बताना था अपने को। फिर दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल पद होगा। देखो, वायस राय और भारत मंत्री पद को तो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो गवर्नर जनरल पद है उसको जो है रखा गया, जिसकी नियुक्ति उस राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट करेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि जब भारत शासन अधिनियम या फिर हम कह सकते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति राज्य कैबिनेट की सिफारिश पर कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा। तो यहां असत्य ऑप्शन नंबर 3 हो गया। जैसे अपने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर आपको जो है ये पूरा का पूरा जो पेपर है सॉल्यूशन के साथ जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन के साथ। जैसे देखो ऊपर सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए ना, वो सारे लिखे हुए हैं। पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। कैबिनेट मिशन के प्रावधानुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत सेक्शन सी में शामिल था तथा सर्वाधिक सीट आवंटित की गई। देखो आपको पता है उस समय 3 सेक्शन थे। सबसे पहले ए सेक्शन की बात करें तो ए सेक्शन में जो मतलब राज्य थे या जो प्रांत थे वो थे मद्रास, इसके अलावा बंबई, अभी तो मुंबई कहते हैं, पहले ये बंबई प्रांत हुआ करता था, मुंबई तो अब एक शहर मात्र है। फिर है बिहार, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत के अलावा मध्य प्रांत व बरार। ये एक ही क्षेत्र था, मध्य प्रांत व बरार। ठीक है, ये थे आपके ए सेक्शन में। फिर आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में कौन कौन से थे, पंजाब, कौन से थे, पंजाब, पंजाब के अलावा जो है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा जो था वो था सिंध। ये सारे आपके जो बी में थे। सी में कौन था, सी में आपके था बंगाल और आसाम, बंगाल और असम, ये दोनों थे सी में। ठीक है, तो मद्रास, मद्रास तो ए में था। ठीक है, संयुक्त प्रांत ये भी ए में था, बंबई भी ए में था, बचा कौन, बंगाल। और यहां पर देखो सर्वाधिक सीट आवंटित की गई, तो सर्वाधिक 60 सीट आवंटित थी बंगाल को, और ये सी सेक्शन में आता था। किस सेक्शन में, सी सेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है।
फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में असुमेलित का चयन कीजिए। इधर सदस्य हैं, इधर धारित विभाग है, मतलब कौन सा मंत्री कौन से विभाग का था, उसमें से असुमेलित अपने को बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आपका यहां से क्वेश्चन पहले ही आ चुका है कि जगजीवन राम श्रम मंत्री, क्वेश्चन आया था कि जो है अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन था, तो ध्यान रख लेना जगजीवन राम थे। फिर सी राजगोपालाचारी, ये वाणिज्य मंत्री नहीं थे, और यही असुमेलित आपके कौन है, असुमेलित, ठीक है। ये क्या असुमेलित है, सीर जो राजगोपालाचारी है ये आपके शिक्षा एवं कला मंत्री थे, शिक्षा व कला मंत्री, ठीक है। वाणिज्य मंत्री कौन था, तो वाणिज्य मंत्री के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वो थे आई चुंद्रीगर, ये थे, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा विभाग में थे। अभी देखो यहां पर देख सकते हैं, इधर अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, ध्यान रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, ध्यान रख लेना, सबसे मेन गृह सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह बल किसको चाहिए, रक्षा के लिए, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु मंत्री, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला, आई चुंद्रीकर वाणिज्य, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि या कानून विभाग। ये आप जो है पूरा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना चैनल है जिसका नाम, सॉरी ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, वरना आप जो है डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ना परफेक्ट मॉक, जो स्पेलिंग आपको यहां दिख रही है तो ये आ जाएगा। यहां आपको जो है ये जीवा स्टडी का ऐप है, यहां आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलती है सेकंड ग्रेड की। कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है मैं बता देता हूं। राजस्थान करंट अफेयर्स RPSC सेकंड ग्रेड, मतलब सेकंड ग्रेड का जो है आपका नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक का करंट अफेयर प्लस प्रैक्टिस सेट मात्र 59 रुपए में, अभी 20% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। फिर आपका राजस्थान जीके रीट, ये तो अपनी जो है अभी बंद हो चुकी है। RPSC सेकंड ग्रेड 2026 पेपर फर्स्ट मात्र 269 रुपए में 55 टेस्ट मिलेंगे। और 55 टेस्ट को जो है, यहां आपको एक बात और मैं बता दूं कि डेमो फ्री दिए हुए हैं, तो आपको टेस्ट का लेवल पता चल जाएगा। अभी तक 3400 स्टूडेंट जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं ऐप, और मात्र 269 रुपए में आजकल 999, 1000, 2000, 1500, 3000 में टेस्ट सीरीज मिल रही है, और वहां पर भी 10-15 टेस्ट। यहां आपको 55 टेस्ट, जिसमें से 2 डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि अंदर क्या है। तो मेरे कहने पर आप जो है एक बार डेमो टेस्ट जरूर देख लें, बाकी देखें या नहीं देखें, डेमो टेस्ट अटेम्प्ट करके जरूर देखें। और यहां पर जो करंट अफेयर है इनका भी डेमो टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जो है RPSC सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज 319 रुपए में, और 469 रुपए में सेकंड ग्रेड और जीके दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 15 फरवरी से ही स्टार्ट हुई है। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, परफेक्ट मॉक सर्च कीजिए, जीवा स्टडी का अपना ऐप है, आप जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा का अंतिम सत्र जो 12वां सत्र था, तो यहां से एक बात क्या चल रही है अपने को पता कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए, 12। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ, क्योंकि इस दिन के बाद में संविधान लागू कर दिया गया और 26 जनवरी से प्रभावी हो गया। निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों ने इस सत्र में संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की। मतलब जो लास्ट सत्र था ना, उसमें 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को कुछ अनुच्छेद लागू हो गए, बाकी 26 जनवरी को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। तो इस 24 जनवरी को लास्ट दिन भी जो है 2 सदस्यों ने जो है क्या ली थी, शपथ ली थी, जिसमें से एक तो थे रतरप्पा भरप्पा कुंभार। और ये कहां से चयनित या कहां से जो है ये जो है नियुक्त होकर आए थे, उस प्रांत का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये आए थे बंबई से, नाम थोड़ा अजीब सा है, रतनप्पा भरप्पा कुंभार। एक आए थे आपके YS परमार, और ये आए थे हिमाचल प्रदेश से। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। कब की बात है ये, 24 जनवरी 1950 को। तो इन दोनों ने लास्ट दिन शपथ ली थी संविधान सभा की, A व D ने। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी थे। बिल्कुल, सबसे पहले बोलने वाले संविधान सभा में जेबी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो देखो, संविधान सभा जो है ना, इसका गठन कब हुआ? इसका हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो ये पहली बैठक थी इसकी। कौन सी थी पहली बैठक? ठीक है, 10 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? लगातार बैठकें चली, दूसरा सत्र या दूसरी बैठक कह सकते हैं अपन, दूसरी बैठक। फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? इनको 11 दिसंबर को बनाया गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। तो देखो, 9 को पहली, 10 को दूसरी, तो 11 को कौन सी थी? ये तीसरी बैठक थी। कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। तो ये गलत हो गया, तो यहां दूसरी की जगह तीसरी बैठक होनी चाहिए। संविधान सभा में प्रथम महिला वक्ता सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा की पहली महिला वक्ता सरोजिनी नायडू और प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी। तो ए व सी सही है, तो बी गलत है, तो ए सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रमुख समितियों और उनके सभापति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो है आपके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जरूर देखें। फिर बात आती है आपकी परिचय पत्र समिति, और परिचय पत्र समिति जो है वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे इसके। ठीक है, फिर बात आती है नागरिकता पर तदर्थ समिति, और नागरिकता पर तदर्थ समिति है इसके एस वरदाचारी थे। ठीक है, अब देखो, पॉलिटिक्स की क्लास जो है हर संडे को आएगी आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बस एक बार आप। फिर बात आती है आपकी भाषाई प्रांत आयोग, और भाषाई प्रांत आयोग के थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। तो जो जिस कलर में लिखा है उसी से सुमेलित है। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल परिचय पत्र समिति, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, भाषाई प्रांत आयोग एस के घर या धर। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हो गया संविधान की जो उद्देशिका है। कौन सी? उद्देशिका भी कहते हैं इसको, प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। ठीक, सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चौथी बैठक में प्रस्तुत किया गया। तो मैंने वापस आपको एक बात बताई थी कि देखो, ऊपर बताई थी ना 11 दिसंबर को कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी। और जो उद्देशिका है ना, ये 13 दिसंबर को पेश की गई। 13 दिसंबर 1946 को क्या की गई? प्रस्तुत की गई। तो अब देखो, 11 को तीसरी थी, तो 12 दिसंबर को चौथी बैठक थी, चौथी बैठक, और 13 दिसंबर को ये 5वीं बैठक थी। कौन सी? 5वीं बैठक। छोटी छोटी चीजें क्योंकि लेवल चेंज हो चुका है, तो 5वीं समिति जो होगा यहाँ पर, तो ये क्या है? गलत। इस प्रस्ताव को पुरुषोत्तम दास टंडन ने समर्थन दिया। तो बिल्कुल सही बात है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसको समर्थन दिया। फिर उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। बिल्कुल, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। एन.जी. रंगा ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर करने पर बल दिया। किसने? एन.जी. रंगा ने। तो असत्य ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रांतीय आरक्षित विषयों की सूची में शामिल हैं? तो इनको तो आप जो है डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है इनका। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी व सी, स्थानीय कोश एवं लेखा परीक्षण और पक्षी व वन्य जीव संरक्षण। ये दोनों जो है आपके प्रांतीय विषय में, और ये जो है धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त है, ये जो है आपका, एक मिनट, प्रांत, यह संघीय विषय में, संघीय या केंद्रीय विषय में। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बी व सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। बिल्कुल, और अखिल भारतीय जो संघ है आपका, इसकी जो है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 2 की धारा 5 में इसका उल्लेख किया गया।
ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य यानी कि रियासतें शामिल थी। लेकिन इसकी शर्त क्या रखी गई, मैं ऐसे ही बता देता हूं। इसमें जो ब्रिटिश प्रांत है ना, इनका जो है शामिल होना अनिवार्य था, शामिल होना अनिवार्य, ठीक है। और जो भारतीय राज्य हैं इनका जो है शामिल होना जो है ऐच्छिक था। क्या था? ऐच्छिक था, ठीक है। लेकिन इसकी एक जो है शर्त रखी गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना तभी होगी जब जो भारतीय राज्य हम या कह सकते हैं या रियासत कह सकते हैं, इन रियासतों का जो 104 सीट थी उसमें से 50% भरे। मतलब दो शर्तें रखी गई, उनमें से अगर एक भी फुलफिल होती है तो अपन अखिल भारतीय संघ बना सकते हैं। पहली क्या थी, ऐसे सुन लो, आप नोट कर सकते हो। पहली तो क्या थी कि जो 104 सीटें जो रियासतों को मिली हुई है उनमें से कम 50% यानी कि 52 सीट भर जाएं ऐच्छिक रूप से। दूसरी कि अगर 52 सीटें नहीं भी भरे, कम भी भरे, तो कुल जनसंख्या जो है ना रियासतों की, उनका 50%, मतलब कोई रियासतें बड़ी अगर वो आ जाए तो उनका अगर 50% कवर हो जाए तो भी अखिल भारतीय संघ बन सकता है। लेकिन ये कभी बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि 50% सीटें फिल ही नहीं हुई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया। तो प्रत्येक प्रांत में नहीं किया गया था, कुछ प्रांतों, वापस पढ़ना पड़ेगा, रुका। अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत, उस समय जो प्रांत थे, क्यों? क्योंकि इस समय प्रांतों में द्वैध शासन आया था, प्रांतों में द्वैध शासन आया था और एक कार्यकारी और एक विधायिका का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था, ठीक है। 1935 की बात हो रही है। और सॉरी एक बात और गलती होगी, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, प्रांतों में 1900 उसमें आ गया था, केंद्र में द्वैध शासन आया था, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। इसमें जो है कार्यकारी और विधायिका, मतलब जो है सदनों की व्यवस्था की गई थी, द्विव सदनीय, प्रांतों में द्विव सदन आया था। इसमें प्रांतों में द्विव सदन, उल्टा बता दिया, गलती के लिए सॉरी। प्रांतों में द्विव सदन आया था, इसमें द्विव सदनीय व्यवस्था, ठीक है। 1919 बता दिया मैंने, ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्विव सदनीय, कार्यकारी और एक विधायिका का प्रावधान था, बिल्कुल सही। फिर किसी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी, तो ये गलत है, ब्रिटिश सम्राट करता था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। ये माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, बिल्कुल। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इनको, जिसका नाम एडविन चार्ल्स माउंटेन्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्हें क्रमशः से ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। यानी कि चेम्सफोर्ड तो थे वायसराय और ये जो है भारत सचिव, या हम कह सकते हैं राज्य सचिव थे। भारत मंत्री भी कह सकते हैं, भारत सचिव भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं राज्य सचिव थे ये, ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्ति केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई। तो अभी ऊपर अपन बात करके आए थे कि जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, कब? जो है 1919 अधिनियम है। तो ये एकदम सही है कि 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्ति केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई थी। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया, संघ, राज्य व संवर्ती सूची। तो ये गलत है, 3 सूचियों के तहत 1935 में किया था। 1919 में 2 ही सूची थी। कितनी थी? 2 ही सूची थी, ठीक है, संवर्ती सूची नहीं थी। तो ये गलत हो गया। फिर है दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। मतलब जो 1919 अधिनियम लागू हुआ था उसके 10 वर्ष के बाद में जो है एक समीक्षा का आह्वान किया गया था इसमें, और उसी समीक्षा के नतीजे में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था किसके समीक्षा करने के लिए? 1919 अधिनियम की। तो ये भी सही है। तो ABD उत्तर हो जाएगा ABD, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। भारत के संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा निर्विरोध रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का सभापति चुना गया। तो आपको पता ही है 19 अगस्त 1947 को जो है क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। समिति
का गठन हुआ। और पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या चुना गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये सही है। फिर प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप का अपना पहला संस्करण तैयार किया, जिसे इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बीएन राव ने जो है संविधान को तैयार किया। और प्रारूप समिति का मतलब है उसकी व्याख्या करना, उसके प्रारूपों को ध्यान से देखना, और इन सब जो प्रारूप आपका बीएन राव ने तैयार किया था उसमें जो है अपना संस्करण तैयार किया इन्होंने प्रारूप समिति ने, और जिसको पहली बार 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। बिल्कुल सही है, डेट याद रख लेना। फिर संविधान सभा का 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। टोटल 12 सत्र हुए, ऊपर पढ़ चुके अपन। और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ, जब संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान अंततः पारित हुआ। आपको पता ही है 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित हो गया था। उसके बाद में जो है 26 जनवरी को लागू हुआ, अगली साल 1950 में, और 24 जनवरी को कुछ अनुच्छेद लागू हुए, लेकिन इसको माना कब गया? 26 नवंबर 1949 को। बिल्कुल सही है। फिर 12वां सत्र लास्ट में हुआ था जो 24 जनवरी को खत्म हुआ था। तो इनमें से कौन सा है? तीनों के तीनों सही। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा? कौन सी प्रक्रिया नियम समिति? और यह बनाए जाने के लिए जो है डायरेक्ट याद रख लेना, जेबी कृपलानी ने जो है प्रस्ताव रखा था। फिर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का, संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य एनी मस्केरिनी थी। बिल्कुल सही है। एकमात्र महिला जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती थी कौन थी? जो है एनी मस्केरिनी। और ये कहां से थी? त्रावणकोर कोच्चि से। कहां से? त्रावणकोर कोच्चि से। ठीक है, तो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एनी मस्केरिनी। संविधान सभा में दलित वर्ग से एकमात्र महिला सदस्य अंबु स्वामीनाथन। गलत, और ये असत्य है। एकमात्र जो दलित थी उनका नाम याद रख लेना, दक्षियाणी वेला युगन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर संविधान सभा में किसी समिति की पहली महिला सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई थी। बिल्कुल, किसी भी समिति की पहली महिला सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई। फिर संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को देश को समर्पित करने का गौरव हंसा मेहता को प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही, तिरंगे को देश को समर्पित करने का गौरव जो महिला को प्राप्त हुआ वो थी हंसा मेहता। इसके अलावा महिला एकमात्र महिला सदस्य किसकी? संविधान सभा की। वो कौन थी? आपकी बेगम एजाज रसूल। ये मुस्लिम लीग की जो है, किसकी? मुस्लिम लीग की जो है सीट पर संयुक्त प्रांत से जो है आई थी। कहां से? संयुक्त प्रांत से जो है चयनित होकर या नियुक्त होकर आई थी। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति एक सदन द्वारा पास किए गए परंतु दूसरे सदन द्वारा अभी तक पास नहीं किए गए विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। एकदम अच्छे से पढ़ लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये बात जो है अपने को कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला एकदम सही है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कब जारी करता है? जब संसद का जो है अधिवेशन, या हम कह सकते हैं सत्र चालू ना हो। एक मिनट, संसद का सत्र चालू ना हो और अत्यंत आवश्यक कार्य हो, तब अध्यादेश जारी करता है। आवश्यक कार्य हो, और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। अनुच्छेद 123 के। फिर यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद का सत्रावसान करे तो उस कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो पहला सही है, केवल ये। और ये कब प्रावधान किया गया? 38वां संविधान संशोधन 1975 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है वो जो है नियुक्त हो गया, कुछ उसका कार्यकाल हो गया 5-6 महीने का, उसको फिर न्यायालय शून्य घोषित कर दे, मतलब अवैध घोषित कर दे, तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य अविधि माने होंगे। बिल्कुल गलत। मान लो कि कोई गलती से जो है 3 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति बन गया, कोई जो है घोटाला करके, चुनाव में हेरफेर करके, फिर जो है न्यायालय उसको जो है हटा देता है पद से, जो है उसको शून्य घोषित कर देता है, तो उसमें जो आपका पद की जो शक्तियां या उस समय जो 3 महीने या 4 महीने जितना भी रहा है, उसमें जो भी कार्य करेगा ना वो वैलिड माना जाएगा। तो ये अधिमान्य विधि मान्य होंगे, तो बिल्कुल गलत है, वो विधि मान्य होंगे। फिर व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। मतलब किसी राज्य में जो है अपन कह सकते हैं कि व्यापार करने की जो स्वतंत्रता, मान लो कि राजस्थान में बाहर का व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा कोई विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी उस पर जरूरी है। तो यह तो गलत था, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपर वाला जो है 71 2 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत जो है आपका कोई भी अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य अविधि माने नहीं होंगे, वो वैलिड माने जाएंगे। तो इसमें केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपने जो है इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद आपके समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।